बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह ताला और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। नाजरीन, प्रोग्राम हर सच आप तक के साथ मैं हूँ मियाँ नवाज़ करीमी और आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो हिकमत और एलोपैथिक पे है। वैसे तो हम जनरल गुफ्तगू करेंगे, मगर इस जनरल गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं और जो इंसानी सेहत के लिए मुफीद हैं। तो मेरे साथ आज मेहमान होंगे, उनका तारफ़ वो ख़ुद तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन उनका तारफ़ उनके वालिद साहब का तारफ़ ना करवाना ये शायद ज़्यादती होगी। तो मैं बताता चलूँ, कसूर शहर में अलहाज हकीम शहाबुद्दीन जो कि कसूर के बहुत बड़े हकीम थे, ये सदर तिबिया कमेटी ज़िला कसूर, बाद अज़ां ता हयात चेयरमैन तिबिया कमेटी ज़िला कसूर भी रहे। माहिर तशख़ीस व मुआलजात थे। न सिर्फ सूबा पंजाब बल्कि पाकिस्तान भर में तिब्बी शोबा में उनका नाम और पहचान थी। आज उनके साहबजादा हकीम इफ्तिखार मुबीन अर्शी एडवोकेट, जो खाली एडवोकेट नहीं, ये साबका नायब सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर भी रहे हैं, सदर तिबिया कमेटी ज़िला कसूर भी हैं, चेयरमैन इम्तहानी कमेटी नेशनल कौंसल बराए तिब हुकूमत पाकिस्तान भी हैं, मेंबर नेशनल कौंसल फॉर तिब इस्लामाबाद हुकूमत पाकिस्तान और मरकज़ी एग्जेक्टिव मेंबर पाकिस्तान फॉर तिब हैं। ये समाजी और सहाफ़ती शोबा में तवील खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जैसा कि हफ्त रोज़ा कैडेट के चीफ एडिटर के तौर पर 23 साल खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। शोबा में ये शोबा तिब में पाकिस्तान भर में ये इनकी बहुत बड़ी पहचान है। कसूर शहर में इज्जत और कदर की निगाह से इनको देखा जाता है। बेशुमार हुक्मा व तबीब शागिर्द हैं जो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको 2 दफ़ा गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। आप तक न्यूज़ स्टूडियो में वेलकम करते हैं, जी आयान कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुबीन अर्शी साहब, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपके चैनल आप तक न्यूज़ पाकिस्तान का बहुत ही मशकूर हूँ, जिसने मुझको मौका दिया कि मैं अपने शोबे के हवाले से और तिब्बी मसाइल के हवाले से कुछ कह सकूँ और आवाम को मुस्तफ़ीद कर सकूँ, ताकि वो जो बढ़ते हुए मसाइल का शिकार हैं उनका कुछ तलाफ़ी हो सके, उनका कुछ घर बैठे भी हल हो सके। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब, पहले तो ये बताइएगा, माशाल्लाह आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम था। बिल्कुल, मैं समझता हूँ जब मैं छोटा सा था तो अक्सर सुनते थे किसी को बुखार हो जाना, किसी को कोई भी मसला, उस वक्त ज़्यादा बीमारियां भी शायद नहीं थी, तो जब होती थी तो तशख़ीस तो वही करते थे, इलाज भी वही करते थे, लेकिन मैंने उनका नाम बचपन में सुना हुआ है। माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम था। तो आपने भी माशाल्लाह उनके नक्शे कदम पे भी चल रहे हैं, उनसे बहुत कुछ आपने सीखा होगा। हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि कसूर के अंदर जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं वो किस वजह से जन्म ले रही हैं? कसूर में बीमारियां जो जन्म ले रही हैं उसकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे आम वजूहात हैं उनमें कसूर का पानी जो है वो ठीक नहीं है, नाकस पानी है। उसमें ऐसे केमिकल्स, मरकबात, नमकियात शामिल हैं जो सेहत को कई हवालों से जो है नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा कसूर बदकिस्मती से उन शहरों में है, उन इलाकों में है जो गवर्नमेंट की तवज्जो से दूर हैं
और यहाँ पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। और पोल्यूशन कई तरह की है, ना सिर्फ पानी की पोल्यूशन है, हवा की पोल्यूशन है, खुराक की पोल्यूशन है, सफाई की पोल्यूशन है। और ख़ासकर जो हमारे टेंड्रीज़ का डिपार्टमेंट जो है, ये कसूर में पाकिस्तान का करीबन सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन वो बंदोबस्त नहीं है। जो उस टेंड्रीज़ की वजह से जो नाकस मटीरियल खारिज होता है, जो नमकियात खारिज होते हैं, उनको जो है वो ठिकाने लगाने का जो है ना वो सिलसिला ठीक नहीं है। तो नाकस पानी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है जो मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा कर रहा है। तो उस हिस्से में चंद जो बीमारियाँ जिनका शिकार हैं, और पाकिस्तान में उनका लेवल कसूर के लोगों में सबसे ज़्यादा है, उनमें कैंसर है। जितने मरीज़ कसूर में कैंसर के हैं किसी और पाकिस्तान के शहर में नहीं। इसके अलावा फिर हेपाटाइटिस है, इसके अलावा फिर यरकान की बीमारियां छोटे बच्चों में, बाईबोर्न जो बच्चे हैं वो इस बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और मैदे की बीमारियां जो स्टोमक रिलेटेड बीमारियां वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो है वो नाकस पानी है। इसके अलावा सांस दमे की बीमारियां वो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह फ़ज़ाई आलूदगी है, और फ़ज़ाई आलूदगी का सबसे बड़ा सबब ये है कि हमारे आसपास जो भट्टियाँ लगी हुई हैं उनको प्रॉपरली जो है वो आग नहीं दी जाती, बल्कि उनमें वही जो बसीदा चमड़ा है वही जलाया जाता है। बल्कि मैं आपको जो है ना भाई साहब बताता हूँ, हमारे घर के आसपास जो कुछ घर ऐसे हैं, अभी मैं आ रहा था तो बदबू आ रही थी चमड़ा जलने की, तो पता चला तो वो इस तरह जो ये चूँकि उधर बहुत ज़्यादा शोभा है जूतियाँ वगैरह बनाने का, तो वो पिचरें जो होती हैं ना, जो चमड़े के टुकड़े होते हैं, तो लोग वही जलाते हैं। अब उनके जलाने से जो बदबू फैलती है ना, और उनके जो धुआं उठता है, वो लोगों को बहुत सारी जो है ना बीमारियों का शिकार कर रहा है। बदकिस्मती से ना गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है, ना लोगों को जो है आगाही दी जा रही है, ना लोग अपनी स्थिति का खुद ख्याल कर रहे हैं। असल में इफ्तिखार भाई माशाल्लाह आप वकील भी हैं, आप बहुत पुराने सीनियर मोस्ट सहाफ़ी भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। हिकमत की तरफ आपके चूँकि वालिद साहब थे, तो आपने क्या कोई नया तजर्बा सीखा अपने वालिद साहब से? क्या आपने हिकमत में आके क्या नया आपने कुछ सीखा, या आपने क्या मतलब अवाम को ज़रा बताइए कि हिकमत में और एलोपैथिक में फ़र्क क्या है? ये आपने बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं आप तक के जो नाज़रीन हैं उनको बताना जो है पसंद करूँगा कि मैंने जो कुछ हिकमत के शोबे में सीखा, इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल मेरे वालिद साहब का है। मैं एक बाई बोर्न जो है वो तबीब और हकीम हूँ, और जब मैंने आँख खोली तो मेरे वालिद साहब जो है वो दवाइयाँ तैयार करते थे, कुश्ते तैयार करते थे, और मुख्तलिफ़ जो है तिब्बी शोबों में आना जाना मैं भी उनके साथ होता था। तो वालिद साहब जो है ना सिर्फ एक आम जो है रवायती हकीम थे, बल्कि उनका एक नाम था और माहिर तशखीस थे। कोई शक वो नब्ज़ देख के वो बता देते थे कि कौन सी बीमारी है और उसकी वजूहात क्या है, और उसी लिहाज से फिर उनका इलाज भी करते थे। और ये चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी जो है वो कुछ इसमें जो है ना अता की है। इफ्तिखार भाई ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। आपने एक बात कर दी, मुझे वो बार बार वो हज़म नहीं हो रही। आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हमारी इस पोल्यूशन पे, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो मौसी इमराज हैं वो इंसान के अंदर जन्म ले रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, महकमा माहौलियात का अमला जो है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक इंस्पेक्टर को हाथ कड़ियाँ लगी हुई थी, तो ये रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। ये वाकई इसमें कोई शक नहीं कि हमारा चूँकि आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो इशू है, ये बिल्कुल इस पर नहीं कि हमने किसी को टारगेट करना है या किसी को डिस्कस करना है। लेकिन चूँकि आपने बात कर दी कि चमड़े के जो टुकड़े जलाए जाते हैं, गले सड़े जूते जलाए जाते हैं, शापर जलाए जाते हैं, इससे खाली बदबू नहीं, मेरे ख्याल में तो असली जो कैंसर और मैदे की जो अमराज हैं उसका असली जिम्मेदार, असली तो कारण ये चीज़ें बन रही हैं। मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, आपने बिल्कुल बजा जो है ना नोट किया और फरमाया कि ये जिस तरह की फ़ज़ाई पोल्यूशन है,
ख़ासकर लेदर और बुसीदा जो लेदर या चमड़ा जो है वो जलाते हैं, और घरों में भी जल रहा है। ये जो पट्टियाँ वाले हैं जो चर्बी वगैरह बनाते हैं सर, घरों में तो कोई एक आध कोई हाँ। खतून, अगर कोई गरीब घर है, किसी के घर में गैस नहीं है, किसी के घर में लकड़ी नहीं है, तो कोई मतलब है कि वो थापियाँ जला लेती हैं ख़वातीन, तो वो थापियों को जलाने के लिए एक आध शॉपर रख लिया, उससे तो इतना नहीं फ़र्क, तो खैर घर में तो पड़ता ही है, लेकिन इतना नहीं जितना ये चर्बी पिघलाने वाले जो कड़ाहे लगे हुए हैं। ये तो जो आप बात कर रहे हैं ये तो लार्ज स्केल पे पूरे कसूर की वहाँ मुतासर हो रहे हैं ना। हाँ, मतलब ये तो मतलब घर में भी अगर है तो घर के बच्चे तो मुतासर होते हैं, घर के भी लोग मुतासर होते हैं, लेकिन उनका दायरा कार जो आप सही फरमा रहे हैं कि वो लिमिटेड है। लेकिन ये जो बहुत बड़े बड़े कड़ाहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो लार्ज स्केल पे जो है ना चमड़े को जलाया जा रहा है, उससे तो ना सिर्फ दमा, खांसी, बल्कि आप यकीन करें कि दिल की बीमारियां पैदा हो रही हैं और उससे दिमाग माउफ हो जाता है। मतलब साबी जो है सिस्टम भी जो है मुतासर होता है और दिमागी नर्व जो है वो भी मुतासर होती हैं, उससे निज़ाम दौरान खून जो है वो भी मुतासर होता है। एक मुकम्मल जो है ना आदमी की जो है ना सेहत जो है मुतासर होती है, और उस चीज़ का नोटिस ही नहीं लिया जा रहा। हालांकि मतलब शुमार दफ़ा जो है गवर्नमेंट की या जो अरबाब इख्तियार है उनकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बड़ा मतलब एक अहम और दिलचस्प जो है ना सवाल किया है। दो चीज़ें हैं, एक जिसकी तरफ आप जो है ना वो इशारा कर रहे हैं, ये जो जलाई जा रही हैं पट्टियाँ और चमड़े के वाले से जो लोग इकट्ठा करके जो पिघलाने वाले जो है ना गले सड़े, उससे सिर्फ बदबू नहीं आती बल्कि पूरा माहौल जो है वो ख़राब हो रहा है और लोगों की सेहत जो है वो मतलब मुख्तलिफ हवालों से ज़ाया हो रही है, ख़राब हो रही है। 1994 में मैंने जो है ना उस वक्त चूँकि चैनल नहीं थे इस तरह, तो अखबार जहाँ जो है एक बड़ा मोतबर जो है ना जरीदा था, तो उसमें जो है ना पूरे दो जो है ना सफ़ों का, दो बड़े सफ़े जो अंदर वाले जो है ना वो इसी पे थे, जो कसूर में कैंडीज का इशू है और ये जो कढ़ाई वगैरह है ना उस वक़्त भी था। बल्कि अब मैं क्या बताऊँ, मतलब ये एक अजीब सी बात लगती है, पूरे जानवर को ही जो है ना कड़ाव में फेंक देते हैं और वो फिर जलाते हैं। नीचे एक आग उस तरह की दी जा रही है, ऊपर से जो है ना वो उस तरह जो है वो जल रहा है, और इस तरह जो है ना सारा एक माहौल ख़राब हो रहा है। और माहौल ही नहीं ख़राब हो रहा, लोगों की सेहत जो है ख़राब हो रही है और लोगों की सेहत से खेला जा रहा है। गवर्नमेंट जो है उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हम किसी को अगर ब्लेम नहीं देंगे तो फिर किसको जो है ना हम जिम्मेदार ठहराएंगे? वो महकमे, वो गवर्नमेंट जो बाख्तियार है और जिसको ये चाहिए कंट्रोल करना, अगर वो तवज्जो नहीं देगी तो लोग तो फिर जो इस तरह मुतासर होते रहेंगे और हॉस्पिटल भरे हुए हैं। यानी कि इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब, आपके ख्याल में ये चंद एक लोग हैं जो कड़ाहे का ये मकरू धंधा करते हैं और यहाँ से माल कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, उनको कोई खौफ खुदा नहीं है। ये जो कड़ाहों के साथ एक बस्ती है मोचीपुरा, कोट हलीम खान, मंगल मंडी रोड और दीगर जो इलाके हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे? बस लोग क्या करें, रहने पे मजबूर हैं। गरीब लोग हैं, वो अपने घर बार तो नहीं छोड़ सकते, मर रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, गवर्नमेंट की लापरवाही और बेइज्जती जो है उसका जो है वो शिकार हो रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे जिन इलाकों का आप नाम ले रहे हैं, मोचीपुरा है, कोट अलीमहा है और इस तरह के जो है बकर मंडी है, बकर मंडी वाली साइड के उसकी सारी सराउंडिंग है, तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मरीज़ मेरे पास उन्हीं इलाकों से आते हैं। आप हॉस्पिटल का जो है रिकॉर्ड देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इन इलाकों से कितने लोग आते हैं। आखिर क्या वजह है? दो ही वजह है, एक तो पोल्यूशन है, फ़ज़ाई पोल्यूशन है, और दूसरा जो है नाकस पानी है। तिब्बी सहूलतें पहले ही मैसर नहीं है लोगों को। चलें, इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब, इस हवाले से तो हम DCO साहब कसूर जो हैं फ़याज़ अहमद मोहल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुब से कि वो उधर जाके तवज्जो दें। KTWM में जो एक इदारा बना हुआ है, उस इदारे को, एक इदारा ही है, बस नाम का इदारा रह गया है। मैंने उस पर एक रिपोर्ट भी की थी। वहाँ बाहर जो स्लैज वाली साइड हैं, वहाँ पे जो शॉपर डाला हुआ है, वहाँ पे जो पानी केमिकल वाला जो पानी वहाँ पे रुकता था, वो बड़ा कॉस्टली था, बड़ा ही महंगा शॉपर था। वहाँ के अमले ने, जो वहाँ पे भी हर जगह पे दो माफियाज होते हैं, वहाँ पे भी माफियाज हैं। उन माफिया की वजह से वो एक पार्टी ने शॉपर को फाड़ दिया, दूसरे ने कंप्लेन कर दी, इस तरह के मामलात होते हैं। हम डिप्टी कमिश्नर कसूर फ़याज़ अहमद मोहल साहब से गुजारिश करते हैं कि वो ज़रा वहाँ पे तवज्जो दें और वहाँ जो कड़ाहे लगे हुए हैं
पिछले एतवार में मैंने खुद देखा कि ये जो कड़ाहे हैं यहाँ से निकाल के उन्होंने KTWMA का जो इदारा बना हुआ है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसकी बैक साइड पे उन्होंने फेंक दिया था। अब चूंकि महकमा माहौलियात के जो लोग हैं वहाँ से जाके वो बाकायदा मंथली इकट्ठी करते हैं। जैसा कि मुझे अच्छी तरह याद है, हाजी अब्बास हैं हमारे इधर कसूर के रहने वाले हैं, वो बड़े बड़े गरीब से होते थे, आज उनके पास बेशुमार पैसा है, वो बीमार भी हो गए हैं अपने ही उस कड़ाहों की वजह से। इतने सख्त बीमार हैं, मुझे पता चला उनको खुद को कैंसर हो गया है, लेकिन चूंकि पैसे का जो हवस है वो पता नहीं क्या, मतलब पैसा कमाने के चक्कर में वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ भी खेलते हैं। तो DC साहब को चाहिए कि वो वहाँ पे ज़रा तवज्जो दें। इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब, ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब से सबसे ज़्यादा आपने किस बीमारी का इलाज सीखा है? मैंने ना कसूर में चूँकि ज़्यादातर लोग यरकान का शिकार हो रहे हैं और मैदे की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और यरकान जो है वो जिगर की ख़राबी की वजह से पैदा होता है। तो जिगर और मैदे के जो है ना हवाले से अल्लाह ताला ने मुझे जो है कुछ ख़ास अता किया है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है ना, स्पेशली वैसे तो हम हर तरह का इलाज करते हैं, लेकिन मैदे और जिगर के जो मरीज़ हैं वो आते हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। तो ये चीज़ मैंने अपने वालिद साहब से सीखी है, जो उन्होंने इस पर जो है ना एक तहकीक की, और फिर जो उन्होंने नुस्खा जात सेट किए, जो दवाइयाँ सेलेक्ट की वो मौसर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो शिफा याब जो है ना होते हैं। इफ्तिखार भाई, आजकल हमारे ट्रेंड ये चल रहा है कि अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम आ जाते हैं, सीमेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों की पैदाइश के हवाले से। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ख़वातीन होती है ज़िम्मेदार औरत को ठहरा देते हैं। तो आपके ख्याल में मर्द में भी प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं? ये ज़रा मैं सही आपको बात बताऊं जी, ज़्यादातर जो है ना वो कसूरवार मर्द होते हैं। हाँ। लेकिन वो अपनी जो है इंसल्ट समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारी जो है ना वो मतलब उनकी जो अना है, या वो समझते हैं हमारी बेइज्जती होगी अगर जो है ना हम अपने टेस्ट करवाएंगे, और अगर मेरी बीवी को या मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा। तो हालांकि सही इलाज के लिए सही तशख़ीस ज़रूरी है। ये मियाँ बीवी जो हैं, अगर इनका रिलेशन आपस में अच्छा है, और अगर बीवी में कुछ खामी हो सकती है, या वो किसी बीमारी का शिकार हो सकती है, या कोई कमी हो सकती है, तो मर्द में भी जो है ना वो हो सकती है उसी तरह ही। तो हमें पहले तो डायग्नोज करना चाहिए कि क्या वाकई जो है ना वो खातून जो है किसी वजह से अनएबल है, या उसका कोई मसला है, या मर्द का है। ये नहीं होना चाहिए कि मसला तो मर्द के वाले से हो, इलाज हम जो है औरत को जो है ना देते रहें, और औरत दवाइयाँ खा खा के जो है ना वो बीमार हो जाए बजाय ठीक होने के। तो कई सालों बाद फिर जो है पता चले कि असल जो है ना वो प्रॉब्लम तो जो मर्द में थी। तो ये चीज़ जो है, ये हर चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब तिब इतनी तरक्की कर गई हुई है कि मर्द हो या औरत, इस वाले से जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकते हैं, इसमें उनको भी तावन करना चाहिए। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपके तजर्बे के मुताबिक ये मर्द के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती क्यों है? यस, ये बहुत अहम बात है, और इससे आगाही जो है बड़ी ज़रूरी है जी। तो मैं अपने जो आप तक के नाजरीन हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो नेचर के करीब ले जाना चाहिए, कुदरत के फितरी जो असूलों और फितरी जो माहौल के करीब ले जाना चाहिए। ठीक है ना। ये आजकल ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो फास्ट फूड है, और ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की शवारमा वगैरह, और फिर हम उसकी तहकीक भी नहीं करते कि उसमें मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे जो है ना बहुत सारी जो है तब्दीलियाँ ले आती हैं, जिस वजह से ये इस तरह के मसले मसाइल पैदा होते हैं, और स्पर्म्स की कमी हो जाती है, या वो पैदा होने बंद हो जाते हैं, या ख़वातीन में जो है ना एग्स बनना जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर ख़वातीन में एग्स नहीं बनेंगे और मर्द जो है उसमें स्पर्म्स वगैरह जो है नहीं बनेंगे, या साबी जो है वो कमज़ोरी होगी, तो फिर जो है नताइज तो परेशान कौन होंगे। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ना कि रात देर तक जागते रहना, बाहर से खाने खाने, और सुबह लेट तक जो है ना वो ना उठना, और फिर गैर म्यारी गैर फितरी खुराक इस्तेमाल करना, तो फिर ये असल वजह है इस तरह के मसाइल पैदा होने की। इफ्तिखार भाई, ये जो ख़वातीन में
जो एग्स ना बनने वाला मसला है, ये इसकी क्या मेन वजह है? वो भी यही फास्ट फूड? फास्ट फूड एक बहुत बड़ी जो है ना वो रीज़न है। हाँ। लेकिन सहल पसंदी ना, काम ना करना, ठीक है, और हर वक्त जब ज़हनी दबाव में रहना, ज़हनी दबाव में रहना, ज़्यादा जो है आसान पसंदी, सहल पसंदी, काम ना करने की आदत और बाहर के खाने खाना, ठीक है, ये जो है ना नफ्सियाती मसाइल को भी जन्म देती हैं, तिब्बी मसाइल को भी, जिस्मानी मसाइल को भी जन्म देती हैं, जिनसी मसाइल का भी जो है ना ये मौजब बनती हैं। तो बिल्कुल जो है ना ये चीज़ें जो है औरत को भी मुतासर करती हैं। क्या कहते हैं आप हमारे नाजरीन को कि इन चीज़ों से बचने के लिए क्या मैसेज देते हैं? कैसे वो अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजार सकते हैं जिससे उनके बॉडीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स भी खड़े ना हों, बीमारियां भी कम से कम हों? तो वो क्या करें तो ऐसे वो बच सकते हैं? और क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जैसा कि पहले भी हमने ये बात कर ली है कि प्रॉब्लम मर्द में होते हैं तो ख़ातून को हम ज़िम्मेदार ठहरा के उसको उसके मैके भेज देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म होता है, मुआशरती अलमिया है, बहुत बड़ी ज़्यादती होती है कि उस खातून को उसके माँ बाप के घर में भेज देना। कितने लाडों से, कितने प्यार से पाला होता है, कितने प्यार से पढ़ाया होता है, जवान किया होता है बेटी को, और जब बेटी को उनके ससुराल माँ बाप भेजता है तो उस वक़्त खुशी के साथ साथ एक उनके घर में क़यामत भी बर्पा हुई होती है कि कलेजे का टुकड़ा हमारा जा रहा है, हमारे घर में पैदा हुई, हमारे घर में पली, हमारे घर में सारा परवान चढ़ी, अब उसको घर से वो अपने असल घर की तरफ जा रही है। तो वहाँ पे जाके जो नौजवान लड़के हैं वो बहुत सारी बुरी हरकतों की वजह से या जैसा कि आप कह रहे हैं कि फास्ट फूड की वजह से और दीगर चीज़ों की वजह से ख़ुद में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो लड़की को उसके मैके भेज देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को? ये एक बहुत बड़ा मुआशरती अलमिया है, समाजी अलमिया है, जिससे ना सिर्फ एक घर बल्कि पूरा मुआशरा जो है वो मुतासर होता है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं कि हम इस्लाम से दूर हैं। ठीक है, ठीक ना। अगर हम इस्लामी तौर तरीके अपनाएं, इस्लाम के मुताबिक जो है चलें, दूसरों की इज़्ज़त करें, अपनी इज़्ज़त करवाएं, दूसरों पर इत्मीनाद करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि दूसरे हमारे पर जो है वो इत्मीनाद करें, तो फिर इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते। हम अगर दूसरों की बच्चियों को, बेटियों को अपनी बेटियां और अपनी बच्चियां समझें तो फिर उनसे हम ये सलूक नहीं करेंगे। लेकिन देखें ना, ये जो जिस तरह के मसाइल हैं ना, वो शक्की माहौल पैदा हो जाना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा एक मुआशरती ट्रेंड्स है। अब देखें, एक बच्चा जो स्कूल गोइंग है, छोटी उम्र में है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाती हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में जो है ना वो नेट है। अब वो जो कुछ वहाँ पे देखते हैं वो नाकाबिले बयान है और उसके फिर असरात जो है वो बचपन में ही उनके जो है ना वो ज़हनों पर जो है ना वो नकूश कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब बच्चों के पास अगर ज़रूरत है तो मोबाइल इस्तेमाल करें, अगर ज़रूरत नहीं है तो असली बात कर दी आपने, यानी सोशल मीडिया और मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो नौजवान लड़के हैं स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में मुख्तलिफ चीज़ें देखने के बाद जो हैं वो गलत हरकत पे आते हैं। बिल्कुल उनको नहीं आना चाहिए, इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। आप इफ्तिखार भाई ये बताइएगा कि हमें, हमारे नौजवान तबका को, हमारे मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों को जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले अगर उनके पेट में दर्द है तो वो कहेंगे फिलफौर ऑपरेशन होगा, जल्दी से आप ऑपरेशन करवा लें वरना आपकी जान जा सकती है। तो तिब में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको फिलफौर, जैसा कि वो कोई डिक्लारॉन या पेन किलर या कोई इस तरह को कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वो फौरी तौर पे आराम महसूस करते हैं, तो आपके तिब के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लोगों को, जो जैसा कि पहले हम हकीमों के पास जाते थे अब हम भागते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो कैसे डॉक्टरों को छोड़ के या छोड़े ना भी तो प्रॉपर इलाज हिकमत में है या एलोपैथिक में है? क्या करना चाहिए हमारे अवाम को?
ये देखें, तिब्ब इस्लामी या जिसको तिब्ब यूनानी भी कहा जाता है, ये तमाम तर जो सिस्टम है तिब्बी, उनकी माँ है। एलोपैथिक ने भी इसी से जन्म लिया है, होम्योपैथिक ने भी इसी से जन्म लिया है। ये फितरी इलाज है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हयात तजबा का मुशाहदा कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लोगों को जो है वो बताते थे, नसीहत करते थे या उनका इलाज करते थे, तिब्बी असूलों के मुताबिक इलाज करते थे। तो कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज पैदा नहीं कर दिया। तो वो इलाज जो है वो हमने अपनी तहकीक और रिसर्च से, अपनी कोशिश से, अपनी स्टडी से जो है वो सीखना होता है। अब जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि लोग जो है वो क्यों जाते हैं एलोपैथिक की तरफ, ठीक है ना, या मुरवजा जो सिलसिला है डॉक्टरी की तरफ, असल में ये भी है कि तिब जो है गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती नहीं करती। ठीक है ना, गवर्नमेंट सरपरस्ती नहीं करती। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट सरपरस्ती करती है, चीन में गवर्नमेंट सरपरस्ती करती है, श्रीलंका में गवर्नमेंट जो है ना वो तिब की सरपरस्ती करती है, इवन के जर्मनी में भी उसको एक अहमियत दी जाती है। अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तिब की सरपरस्ती से अब तिब्बी जो उनकी मसनूआत हैं, तिब्बी अद्वियात, यूनानी अद्वियात, वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करके, यानी कि वो अपनी एक्सपोर्ट से जो है वो 100 अरब डॉलर से सालाना जो है वो उसी से हासिल कर रही है। और हम एलोपैथिक अद्वियात जो है वो हासिल करने में जो है ना 100 अरब डॉलर से ज़्यादा जो है वो खर्च करते हैं। सही है। तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती जो है ज़रूरी है। जहाँ तक इलाज की बात है, असल इलाज जो है वो तिब में ही है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप भी हैरान होंगे जी। ये जो दर्द का आपने कहा, मतलब पेट में दर्द होती है या जिसमें किसी जगह भी जोड़ की दर्द होती है, तो एक बहुत मशहूर जो है ना वो टेबलेट है ब्रूफन। बच्चा उसे ब्रूफन जो है ना वो देते हैं जी, दर्द के लिए ब्रूफन ले लें जी, दर्द के लिए ब्रूफन का चरबा ले लें। तो ब्रूफन जो है ना, ये देखें, ये क्या, ये आपके जो है ना घर में बावर्ची खाने में, किचन में इसका इलाज मौजूद है। ये जो अजवैन है ना, अजवैन से बनती है ब्रूफन। ठीक है ना। तो अगर आप अजवैन का जशांदा बना के पी लें या अजवैन जो है वो उसका पाउडर करके जो है ना वो इस्तेमाल कर लें, तो दर्द को जो है फाका हो जाता है। तो तिब में बहुत सारी जो है ना बीमारियां, उनका मौसर इलाज है। मसलन देखें, बवासीर का इलाज जो है तिब में है, एलोपैथिक में सिर्फ जो है ना वो कहते हैं ये ऑपरेट करवाएं। ठीक है। इसके अलावा फिर पैसे की भी अवस्था है। अब आप देखें, एक मरीज़ है, वो जाता है, या तो डॉक्टर जो है वो कह देता है जी ये टेस्ट करवा के लाएं। अब वो इलाज तो बाद में शुरू होना है ना, उसका हज़ारों रुपया टेस्ट पे लग जाता है जी। उसके बाद फिर महंगी अद्वियात भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो शोबा तिब को, हुकामा को, तबीब को प्रमोट करे, सरपरस्ती करे, तो इससे ना सिर्फ जो है अवाम को सस्ता इलाज मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा, और मौसर जो है ना वो इलाज मिलेगा। यानी कि देखें इफ्तिखार मुबीन साहब, गवर्नमेंट इसमें मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है, DHQ में भी हकीम साहब बैठते थे। ये पहले अस्पतालों में भी हकीम होते थे, आजकल तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए होंगे। उनकी जगह नई जो है ना, नई भर्तियाँ या तैनातियाँ नहीं हो रही, नई तैनातियाँ नहीं हो रही। अब मुख्तसर कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाजरीन को कि वो हिकमत को चेक करें या डॉक्टर के पास जाने की बजाय आपकी तरफ वो क्यों आए, वो कोई ऐसा मेरी ना नाज़रीन से और उनकी वसातत से, फिर आवाम से जो है ना इल्तमास है कि वो कुदरती तरीका इलाज को अपनाएं, कुदरत की तरफ लौट आएँ, फितरत की तरफ लौट आएँ, अपनी जो है ना ग़िज़ा को सादा करें, बर वक़्त करें और कानून फितरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जिस तरह उनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत ही नहीं पेश रहेगी। सही। देखें ना, वो लोग जो खालस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर एक बंदे को खालस दूध मिले, तो दूध तो बेशुमार जो है बीमारियों का इलाज है, खुद बंदे की सेहत भी सही रहेगी, उसका कैल्शियम भी सही रहेगा, उसकी हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, उसको प्रोटीन भी मिलेगी, ठीक है, उसको मैदे का जो अल्सर भी नहीं होगा। लेकिन जब दूध ही नहीं मिलेगा, दूध के नाम पे अगर हम जहर ही पीते रहेंगे, इस तरह जब पानी खालस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखें, तिब के हवाले से शहद है, एक आम चीज़ है, मतलब शहद जो है वो दस्तयाब नहीं होता था आज से कोई 20-25 साल पहले भी इतना। अब हर जगह पे जो है वो, चाहे आप मनों के हिसाब से वो शहद ले लें, सेल्फ मेड शहद है, जिस तरह दूध है। आपको भी याद होगा जब आपका बचपन था तो 9 बजे गर्मियों में दूध नहीं मिलता था, दही तो दूर की बात है। हाँ। तो अब आप 24 घंटे जो है जितना मर्जी दूध ले लें, आबादी भी इतनी बढ़ गई है, भैंसें नज़र नहीं आ रही। तो ये हम जब जहर जो है अपने जिस्म में इंजेक्ट करते जाएंगे,
दूध की सूरत में, पानी की सूरत में, फास्ट फूड की सूरत में, कोल्ड ड्रिंक्स की सूरत में, तो फिर जो है ना यही होगा। अगर लोग जो है कुदरती इलाज, कुदरती जो माहौल है वो पैदा कर लें और फितरत की तरफ लौट आएँ, अपनी सेहत का ख्याल करें, वर्जिश जो है वो करें, वर्जिश नहीं कर सकते तो वॉक करें, ठीक है ना, तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और सबका जो है ना वो भला होगा। और जहाँ तक ये बात पहले हो रही थी नौजवानों का जो है ना एक सिलसिला है, अगर वो जिस तरह मैंने पहले जो है ना अर्ज़ किया है, इस्लामी तौर तरीके अगर हम अपना लें, घरों में भी माहौल इस्लामी हो और फिर हम अपने वालिदैन पर जो एतमाद करें, तो अगर कोई किसी को भी प्रॉब्लम है, कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो अपने जो है ना वालिदैन के साथ शेयर करता है, या जो सही हकीम है। अब मसला ये भी है कि हकीम जो है वो हर शख्स जो अपने आप को हकीम कहला रहा है वो हकीम नहीं है। हकीम असल में वही लोग हैं जो कॉलेज के पढ़े हुए हैं और जिन्होंने 4 साल का जो है फाज़िल तिब्बल जराहत का कोर्स किया हुआ है। ठीक है। अदरवाइज़ जितने भी लोग हैं वो लोगों की सेहत का जो है तयनास कर रहे हैं और शुबह तिब और हिकमत जो है वो बदनाम हो रही है। और ख़ासकर जो नौजवान लोग हैं, अगर बर वक्त जो है सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, ठीक है, दीनी तालीमात हासिल करें, अपने आप को मशगूल रखें और नेट से और जो है ना मोबाइल के जो है ना मनफी इस्तेमाल से दूर रहें। गलत जो एक्टिविटीज़ हैं, गलत जो सोचें हैं, उनसे जो है ना हट के जो है वो अपनी जो है ना एक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लें, तो वो सारे मसाइल जो जिनसी मसाइल हैं, जो समाजी मसाइल हैं, जो उनके नफसियाती मसाइल हैं, उनसे बचा जा सकता है और उनकी तबाहकारियों से बचा जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं वो गलत सोसाइटी की वजह से, गलत माहौल की वजह से और नेट की वजह से गलत रवैयों का, गलत एक्टिविटीज़ का और मुख्तलिफ़ तरह की जो है ना गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। तो उनसे जो है ना वो बचना बहुत ज़रूरी है। फिर यही चीज़ें उनको बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार करती हैं और बहुत सारे जराइम का भी वो इर्तिकाब करते हैं। तो वालिदैन के लिए भी, मुआशी के लिए भी ये जो है ना एक बड़ा अलमिया है। जी बिल्कुल ठीक है। देखें जी, मैं तो डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर हकीम शहाबुद्दीन साहब और इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब के अलावा अगर किसी को जानता हूँ तो वो कसूर से बाहर हैं। हकीम अब्दुल अजीज़ साहब हैं, ठीक मोड़ वाले, आपकी मुलाकात हुई होगी। उनको मैंने देखा है, वो नब्ज़ शनास हैं, जैसे आपके वालिद साहब थे। बड़ा फ़न है ना ये, तो वो नब्ज़ देखते हैं और नब्ज़ के हिसाब से वो इलाज करते हैं और बेशुमार लोगों के इलाज भी होते हैं। जैसा कि आपने दूध की बात की, उतनी भैंसें नहीं हैं जितना दूध हमारे आजकल मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब और हमारी गुफ्तगू आपने सुनी तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हिकमत की तरफ एक बार तवज्जो करके देखें, आप हकीम साहब के पास जाके देखें। सही, मैंने अपनी आंखों से देखा है कई मरीज जो शौकत खानम हॉस्पिटल से इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब हकीम अब्दुल अजीज़ के पास, उनको ब्लड की जो नालियाँ लगी हुई मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। बेशुमार उधर पेशेंट वहाँ पे मैंने देखे व्हील चेयर पे आते हैं। एक मरीज मैंने देखा, हकीम साहब के पास में गया, इत्तेफाक हुआ हकीम अब्दुल अजीज़ भट्टी साहब जो हैं ठीक मोड़ वाले, उनके पास में गया तो मैंने वहाँ पे देखा व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं। एक बंदा आया है, उसको इतनी शदीद पेन हो रही थी, वो घुटनों की, जोड़ों की दर्दों के साथ, वो उसकी हाइट भी 6 फुट से ज़्यादा थी शायद, इतना लंबा चौड़ा जवान, वो रो रहा था आंसुओं के साथ। तो मैंने देखा हकीम साहब ने ना एक टैबलेट दी छोटी सी और इतना सा सफूफ दिया, तो वो कहते ये खा लो तो जाके ना पीछे लेट जाओ। 15 मिनट के बाद वो भाग के वो बाहर आ गया। सुभान अल्लाह। मैं तो हैरान रह गया कि इतनी जल्दी एलोपैथिक में भी असर नहीं है कि वो एलोपैथिक कोई मेडिसिन खा लें तो 15 मिनट में वो उठ के वापस नहीं आता। ये हकीम साहब की मेडिसिन की वजह से वो उठ के बाहर 15 मिनट के बाद आ गया था। तो हकीम का जो शोबा है ये बहुत अच्छा शोबा है और हकीम लुकमान का नाम तो हम सारे लेते हैं, हकीमों के पास जाना हम पसंद नहीं करते। हकीम लुकमान ने भी बताया था कि बेशुमार कोई ऐसी बीमारी नहीं, जैसा कि इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब ने बताया कि जिसका इलाज अल्लाह ताला ने ना बनाया। बिल्कुल सही। तो बेशुमार बीमारियों के, मोजी मर्जों के इलाज जो है हकीम साहब के पास मौजूद होते हैं। आप एलोपैथिक भी जाएं, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि एक बार किसी भी आपने मौलद वो हकीम से रब्ता करें, ताकि वो आपकी मर्ज को जड़ से उखाड़ेगा, आपकी मर्ज को जड़ से उखाड़ने के लिए मेडिसिन देगा। तो ये इफ्तिखार मुबीन अर्शी साहब थे और मैं हूँ मियाँ नवाज़ करीमी। मुझे इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम हर सच
आप तक से।